afternoon, everyone. My name is Sanish Mershi and I am a lecturer in Suresh Gyanvihar University. And today we will discuss about the stress and strength in the strength of material. First of all, we discuss about some topics. Here we discuss about like definitions of stress, types of stress, diagram, definitions of strength, diagram, stress strength curve, Young modulus, calculations, ferrous materials, non-ferrous materials, bulk modulus, and some multiple choice questions. First of all, we discuss about stress. Stress is the result of internal force or force that result when internal particles react to particles are react to each other. Force is measure of the amount of energy that is applied to an object. These internal forces are caused when a load is applied to an object. The most common loading types including longitudinal loaded objects, axially loaded objects and torsional loaded और twisted objects. अगर अपन स्ट्रेस की अगर अपन बात करें कि स्ट्रेस क्या होता है तो स्ट्रेस के बारे में हम यह बात करेंगे कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर एरिया पर लगने वाला फोर्स, वो फोर्स आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर एरिया पर लगने वाला फोर्स इंटरनल फोर्स और चाहे वो इंटरनल फोर्स चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो आर कॉल्ड स्ट्रेस. ठीक है. लाइक अगर मैं बात करूँ कि ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है और इसका एक मैंने पर्टिकुलर एरिया लिया दिस टू दिस. ठीक है. मतलब कि इतना एरिया मैंने लिया और इस एरिया के ऊपर मैं किसी भी तरह का कोई एक लोड लगा रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ. सपोज कि वो मेरा कितना भी फोर्स हो सकता है. लाइक 10 किलो न्यूटन का लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन का या 25 किलो न्यूटन का, लाइक दैट. ठीक है. तो इस एक पर्टिकुलर एरिया पर जिसका एरिया मैं मान लूँ कि ये मेरा होगा 40 mm स्क्वायर. ठीक है. और इस 40 mm स्क्वायर एरिया के ऊपर मैं कोई 25 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन या 50 किलो न्यूटन का कोई एक फोर्स लगा रहा हूँ. ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है. इसके इतने एरिया के ऊपर मैंने कोई लोड लगाया, वो चाहे 25 किलो न्यूटन का, चाहे 50 किलो न्यूटन का या 60 किलो न्यूटन का. तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. मीन्स कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर एरिया पर जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हो, वो चाहे आपका इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड स्ट्रेस. जिसके अंदर क्या होगा कि उस फोर्स के जो इंटरनल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं. मीन्स कि इसके पार्टिकल्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके पार्टिकल्स और इसके ऊपर ये मैंने कोई लोड लगाया उसका पार्टिकल्स, तो ये क्या करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. अब ये जो स्ट्रेस जो होते हैं, इस स्ट्रेस को हम सिग्मा साइन के थ्रू डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, वेयर सिग्मा हमारा स्ट्रेस है, एफ फोर्स है और ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है. लाइक ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर मैं वर्टिकली इस तरीके से कोई भी फोर्स लगा रहा हूँ. मेरा कोई फोर्स इस तरीके से लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो ये मेरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा. फोर्स मेरा अमाउंट ऑफ फोर्स कि आप कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, लाइक 35 न्यूटन, 50 न्यूटन, लाइक दैट. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की जहां पर अगर हम बात करते तो हमारे 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, सेकंड हमारा होता है टेंसिल स्ट्रेस और थर्ड हमारा होता है शियर स्ट्रेस. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कॉम्प्रेसिव मींस इसको कंप्रेस करना. इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो इसके अंदर की तरफ लगता है. लाइक ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसके मैं अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, मतलब उसको मैं अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ. दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस. दूसरा हमारा होता है टेंसाइल, मतलब कि उसको इलोंगेट करना, मतलब उसको बढ़ाना. लाइक ये मेरा कोई फोर्स है, इसको मैं पुल कर रहा हूँ. ठीक है. इसको मैं इस तरीके से पुल कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. मतलब कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के अंदर जो हमारा फोर्स लगेगा वो हमारा अंदर की तरफ लगेगा, मतलब उसको हम पुश करेंगे. और टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर जो हमारा फोर्स लगेगा वो हमारा बाहर की तरफ लगेगा, मतलब हम उसको पुल करेंगे. और जो तीसरा टाइप का हमारा स्ट्रेस आता है वो हमारा आता है शेयर स्ट्रेस. शेयर स्ट्रेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसके मतलब कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर हम फोर्स लगाते हैं. ठीक है. शेयर स्ट्रेस के अंदर क्या होगा कि मतलब कि कोई भी एक जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है
अब वो हॉरिजॉन्टल में और उसके हम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। लाइक कि ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है और इस जो कि हॉरिजॉन्टल है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल है, और इस हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं वर्टिकली कोई भी फोर्स लगा रहा हूँ इस तरीके से। तो दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और फोर्स आर कॉल्ड shear stress. Compressive stress is the force that is responsible for the deformation of the material such that the volume of the material reduces. अब कि यहाँ पर कि आपने एक वर्ड पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल आर रिड्यूसेस। अब कि अब जनरली अगर हम बात करें कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो कि वो पुश हो रहा है, मतलब कि अंदर की तरफ दब रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 25 mm है, तो वो 20 या 21 mm ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सर उसका मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा, या उसके सॉरी कि उसका वॉल्यूम जो है, मतलब कि उसको पुश करने से, उसको दबाने से उसका जो वॉल्यूम जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आप उसको पुश कर रहे हो, लाइक वो अगर 25 mm का 25 mm की अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ हो, तो वो पुश करने से 20 या 21 mm तक की ही रह जाएगी। दूसरा हमारा आता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इज द इलोंगेशन ऑफ द मटेरियल व्हेन अ स्ट्रेचिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग विद एन एक्सिस ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर जो हमारा मटेरियल है उसको हम इलोंगेट करेंगे। मतलब कि उसके ऊपर की अगर हम जनरली अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन ये बोलेंगे कि सर अगर टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा कि वो हमारा ऑब्जेक्ट इलोंगेट होगा, मतलब इंक्रीज होगा, एनलार्जमेंट उसका हो जाएगा। लाइक ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैं खींच रहा हूँ, लाइक एक रबड़ है उसको मैं पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो क्या होगा कि मतलब उसको मैं इलोंगेट कर रहा हूँ। दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। थर्ड हमारा आता है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस फोर्स टेंडिंग टू कॉज डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल बाय स्लिपेज अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू द इम्पोज्ड स्ट्रेस। मतलब कि जैसा मैंने बताया कि सर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर आपको फोर्स लगेगा, लाइक कि ये कोई मेरा हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जो मेरा उस हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मेरा फोर्स लगेगा वो मेरा लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टली मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जो मेरा फोर्स लग रहा है वो फोर्स मेरा इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। सॉरी, दैट्स टाइप ऑफ स्ट्रेस आर कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। लाइक अगर अपन बात करें कि घरों के अंदर की जो गाजर जब हम कसते हैं तो वो हमारा जो होता है, लाइक कि ये मेरा जिसके ऊपर गाजर, ठीक है, और ये मेरी गाजर है, ठीक है, और इसके ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊं तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स मेरा इस तरीके से लगेगा। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मेरा हॉरिजॉन्टल है और उस हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो फोर्स मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। अब यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। टेंशन के अंदर मतलब कि दोनों फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहे हैं, कंप्रेशन के अंदर अंदर की तरफ लग रहा है, और शेयर स्ट्रेस के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर फोर्स लग रहा है। अब स्ट्रेस के बाद में हम बात करेंगे स्ट्रेन कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन इज द रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू एन अप्लाइड स्ट्रेस। When a material is loaded with a force, it produces a stress which then causes the material to deform. Engineering stress is defined as the amount of deformation in the direction of the applied force divided by the initial length of the material. कि अब हमने बात करी कि सर स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, अब हम स्ट्रेन के अंदर बात करेंगे कि व्हाट हैपेंड इफ any types of objects are loaded through some force। ठीक है, मीन्स कि क्या होगा कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगा रहा हूँ, फोर्स स्ट्रेस लगाऊंगा, तो क्या होगा कि उस स्ट्रेस को लगाने की वजह से कि उसकी शेप के अंदर चेंज आएगा, उसकी साइज के अंदर चेंज आएगा, मतलब कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस को लगाने से डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है, देन आई एम राइट और रॉन्ग? एम आई राइट कि सर कि आपने फोर्स लगाया और उसकी वजह से आपके मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है मीन्स कि उसकी जो लेंथ है
उसके साइज की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है मीन्स वो सर हमारी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अब ये इस चीज को सॉरी अभी इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हो या टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हो, लेकिन लेंथ तो आपकी चेंज होगी। तो उसी के आगे अगर अपने स्ट्रेन की बात करें कि स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन के अंदर यही होगा कि सर उसकी किसी भी मटेरियल की ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ के बीच का जो रेशियो जो होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ रेशियो आर कॉल्ड स्ट्रेन। Strain E is equal to E upon L naught. E is equal to strain. L naught is the original length of the any other objects. E equal to extension. Extension means L minus L naught. And L is equal to stretch length. L naught आपकी original length होगी, L आपकी stretch length होगी कि आपने उसको कितना stretch किया। Like कि अगर वो आपकी 20 mm का कोई एक आपकी रॉड है, ठीक है, तो वो उसकी original length होगी, means L naught होगी। उसको आपने कुछ अमाउंट के अंदर स्ट्रेच कर दिया, मतलब खींच दिया, लाइक 5 mm तक, ठीक है, कि 5 mm तक आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, देन L माइनस L नॉट आपका क्या बोलेगा कि इतनी तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, 25 mm हो जाएगी, ठीक है। तो 25 mm माइनस 20 mm इज इक्वल टू 5 mm, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन फोर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई फोर्स है, ये जैसा कि आप इस एरो के थ्रू देख सकते हैं कि दोनों फोर्स जो है वो हमारे बाहर की तरफ लग रहे हैं, फोर्स हमारे अंदर के थ्रू नहीं लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। और इसके ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमारी L नॉट है, और जो कुछ हमने स्ट्रेच करी वो लेंथ इसकी डेल्टा L है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारा होता है इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इलोंगेट हमने उसको कितना किया, डेल्टा L, और उसकी ओरिजिनल लेंथ है हमारी L नॉट। Stress strain curve. Stress strain curve for a material gives the relationship between the stress and strain. It is obtained by gradually applying a load to a rest coupon and measuring the deformation from which the stress and strain can be determined. मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो होगा वो हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। मीन्स कि क्या होगा कि अगर मैं स्ट्रेस को इंक्रीज या रिड्यूस करूं, इंक्रीज या डिक्रीज करूं, तो उसका मेरे स्ट्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू समझ सकते हैं। और इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मेजरिंग, कितना अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आएगा, इस चीज को भी हम इस कर्व के थ्रू मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यहाँ पर हम जैसे कुछ पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट O A B C D E, तो यहाँ पर पॉइंट O to A जो होगा वो हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट होगी कि यहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट A से हमारी इलास्टिक लिमिट जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। यहाँ से हमारा इसकी इलास्टिक लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जैसे हम बी पॉइंट पर आएंगे, बी पॉइंट से हमारा यील्ड स्ट्रेस पॉइंट या अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। सी पॉइंट तक आते आते इसका लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही फिर हम पॉइंट डी पर आएंगे तो हमारे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद में ब्रेकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा। O to A के बारे में हम बात करें कि प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब कि किसी भी यहाँ पर इट इज डिपेंड ऑन मटेरियल, ठीक है, कि मैंने कोई भी एक मटेरियल कि ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरे किसी भी मटेरियल का हो सकता है और इसके ऊपर मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं कितना अमाउंट ऑफ लोड कैरी कर सकता हूँ, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स प्रॉपर्टी आर नॉट सेम, इट्स डिफरेंट। कि मैंने कोई भी एक मटेरियल लिया कि उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट कितने की, कि मैं कहाँ तक उसके ऊपर लोड लगा सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद में कि फिर इलास्टिक लिमिट से प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, लाइक इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के दौरान क्या होगा कि जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे, एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाएगा। दिस टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशंस आर कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसकी शेप एंड साइज परमानेंटली चेंज हो जाएगी, मीन्स कि वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगा।
दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कर्व के थ्रू कि ये मेरा ओ जो है ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और ए तक अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाऊं या इसको खींचूं तब तक तो ये मेरा इलास्टिक रहेगा। लेकिन जैसे अगर मैं इसके ऊपर गया, लाइक मैं ये मानता हूँ कि कोई भी ये एक मेरी रॉड है, ये 55 किलो न्यूटन तक का फोर्स कैरी कर सकती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 55 किलो न्यूटन तक का जो इसको फोर्स जो होगा वहां तक इसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हम मान के चलेंगे कि यहाँ तक इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सॉरी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन जैसे हम 55 किलो न्यूटन के आगे जब हम चलते हैं तो वहां से फिर इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ओ टू ए जो है हम ये मान के चले कि यहाँ तक तो सर आपको 55 किलो न्यूटन वाले रेंज के अंदर आप आ रहे हो कि जहां से आप इसको इसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस ला सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो वहां से इसकी ये अपनी इलास्टिक लिमिट खो देगी और इसके अंदर यील्ड स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा, या इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अब आपने अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस नहीं आएगा। मीन्स कि हो सकता है कि थोड़ा ये मुड़ जाए, लोकल लैंग्वेज के अंदर अपन बात करें कि ये अपनी ओरिजिनल शेप से कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, पॉइंट बी टू सी या सी टू डी। लेकिन जैसे ही आप डी पॉइंट से आगे जाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर कि फिर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है टूट भी सकता है, ये ब्रेक भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। Ferrous material. Here we discuss about two types of materials like ferrous materials and non-ferrous materials. Ferrous materials include steel and pig iron with a carbon content in a few percent and alloys of iron with other metals. Non-ferrous is used to describe metals and alloys do not contain any appreciable amount of iron. Here we some examples of ferrous materials like carbon steel, stainless steel, cast iron and alloy steel. मतलब कि फेरस मटेरियल्स हमारे जो भी होंगे, फेरस मेटल्स हमारे जो भी होंगे उसके अंदर हम सम अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट करेंगे, जबकि नॉन फेरस मटेरियल्स के अंदर हम नहीं करेंगे। यंग मॉडुलस Young modulus is a mechanical property that measures the stiffness of a solid material. It defines the relationship between stress and strain in a material in the linear elasticity regime of uniaxial deformation. इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। यंग मॉडल्स हमारा जो होता है ये भी हमारी स्ट्रेंथ ये भी हमारी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो किसी भी सॉलिड मटेरियल की स्टिफनेस को मेजर करती है। इसके साथ साथ ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी डिफाइन करती है। दैट इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड young modulus here, which is denoted by capital E. Capital E is equal to sigma upon small e. Young modulus E can be calculated by dividing the tensile stress by the engineering extensional strain in the elastic portion of the physical stress strain curve. Capital E is equal to sigma into bracket में E divided by E is equal to F by A divided by delta L upon L naught. मतलब कि यंग मॉडुलस जो है, यंग मॉडुलस के बारे में अपन ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस ऑब्लिक स्ट्रेन का रेशियो हमारा यंग मॉडुलस कहलाता है। F by A is equal to delta L upon L naught is equal to FL naught divided by A into delta L, where E is the young modulus, F is the force exerted on an object under tension, A is the actual cross-sectional area which equals the area of the cross-sectional perpendicular to the applied force. Delta L is the amount by which the length of the object changes, and L naught is the original length of the object. Non-ferrous materials. When a material is defined as a non-ferrous, it means that it does not have a significant amount of iron in this chemical composition. In metallurgy, a non-ferrous material is a metal including alloys that does not contain any types of iron like ferrite in appreciable amounts. मतलब कि इसके अंदर अपन आयरन को इंक्लूड नहीं करेंगे, या अपन ये बोले कि कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन फेरस मटेरियल्स लाइक कॉपर, लीड, निकेल, जिंक, टिन, टाइटेनियम एक्सेट्रा। bulk modulus. The bulk modulus K, capital K or capital B of a substance is the measure of how resistance to compression that substances. It is defined as the ratio of the infinitesimal pressure increased to the resulting relative decrease of the volume. The bulk modulus K is
greater than 0 can be formally defined by the equation K is equal to minus capital V into dP upon dV, where P is the pressure, V is the volume, and P is the pressure and V is the volume. यहाँ पर हमने एक टर्म यूज ली है dP अपॉन dV, मीन्स कि अगर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है तो इसके पूरे एरिया की बात ना करके मैंने कुछ एरिया लिया और इसकी कैलकुलेशन में कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मेरा कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ रहा है एंड कितना कि यहाँ पर मेरे कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है. तो इसके लिए मैं एक टर्म तो पूरे अमाउंट को पूरे ऑब्जेक्ट को यूज बना लेके इसके कुछ एरिया के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये इतना मेरा एरिया है और इतने वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है, तो उसको मैं dP अपॉन dV से डिनोट करूंगा. dP अपॉन dV डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. मतलब कि प्रेशर की किसी भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपका प्रेशर कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इस चीज को डिफाइन कर रहा है आपका ये डेरिवेटिव, जिसको अपन बोल रहे हैं dP अपॉन dV. ठीक है, कि क्या होगा कि व्हाट इज द रिलेशन. अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो सर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में हम ये बोलेंगे कि सर प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मीन्स कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो आपको वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो आपको प्रेशर भी डिक्रीज होगा. देन dP अपॉन dV इज द डेरिवेटिव in which we define the pressure with respect to volume considering unit mass. Next, capital K is equal to rho into dP upon d rho, where rho is the density and dP upon d rho denotes the derivative of the pressure with respect to density. ऊपर हमने बात करी कि डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और यहाँ पर अपन बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी. कि क्या होगा क्या होगा अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज से डिक्रीज करूं तो उसका वॉल्यूम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ये हमने पहले बात करी थी. अब हम बात करेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रेशर के ऊपर अगर मैं किसी भी उसकी डेंसिटी को इंक्रीज से डिक्रीज करता हूँ. प्रेशर रेट ऑफ चेंज विद वॉल्यूम. ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर भी प्रेशर एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मीन्स अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा. Some multiple choice questions here. A hollow shaft of the same cross-sectional area as compared to a solid shaft transmitted. Option is same torque, option B less torque, option C more torque, and option D unpredictable. The right answer is option C more torque. Question number second. A steel bar of 5 mm is heated from 25 degrees centigrade to 45 degrees centigrade, and it is free to expand. The bar will induce option A noise stress, option B shear stress, option C tensile stress, and option D is compressive stress. The right answer is option A noise stress, because stress are not depend on the temperature or heat. Question number third. Two shafts A and B transmit the same power. The speed of shaft A is 250 rpm and that shaft B is 300 rpm. Option A, the shaft B has the greater diameter, the shaft A is the greater diameter. Both are the same and none of these. Two shafts, I repeat my questions, two shaft A and B. Shaft A and shaft B are transmit the same power. Like 25, like 35 kilometer. The speed of the shaft A is 250 rpm and that is the shaft B is the 300 rpm. 300 rpm. Speed of shaft A is 250 rpm and speed of shaft B is 300 rpm. But the transmit the power are same. Then my question is, the shaft B option then right answer is option B, the shaft A is the greater diameter. Question number 4. The intensity of stress which causes unit strain is called option A unit mass, option B modulus of rigidity, option C bulk modulus, and option D is modulus of elasticity.
The right answer is option D, modulus of elasticity. Question number 5. A thick cylindrical shell having R0 and Ri has the outer and inner radial is subjected to an internal pressure. The maximum tangential stress at the inner surface of the shell is option A, R0 square minus Ri square divided by 2 pi Ri square. Option B, 2 pi Ri square divided by R0 minus Ri, where Ro and Ri is the outer and inner, means outer radius and inner radius. Option C, P into my R naught square plus Ri square divided by R naught square minus Ri square. And option D is P into my R naught square minus Ri square divided by R naught square plus Ri square. The right answer is option C, P into my R naught square plus Ri square divided by R naught square minus Ri square. Question number 6. A vertical column has two moments of inertia like Ix and Iyy. Means x direction and y direction. The column will tend to buckle in the direction of the option A axis of load, option B perpendicular to the axis of load, option C maximum moment of inertia, and option D is minimum moment of inertia. The right answer is option D, minimum moment of inertia. Question number 7. Stress energy is the option A energy stored in a body when strain with elastic limit. Option B energy stored in a body when strain up to the breaking of a specimen. Option C maximum strain energy which can be stored in a body. And option D is proof resilience per unit volume of a material. The right answer is option A energy stored in a body when strain within elastic limits. Question number 8. The neutral axis of the cross section of a beam that exists at which the bending stress is option is 0, option B minimum, option C maximum, and option D is infinity. The right answer is option A 0. Question number 9. A composite bar made up of steel and copper bars of equal lengths are heated through 100 degrees centigrade. The stress developed shall be. The right answer is option D, compressive in both the materials. Question number 10. Euler's formula holds good only for option B, long columns. Thank you.